My lovely viewers, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे और अपने अपने घरों में तहफ़्फ़ुज़ से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ गुप्ता एम्पायर के सेकंड पार्ट को बताने वाली हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपके साथ गुप्ता एम्पायर का इंट्रोडक्शन, गुप्ता एम्पायर के फर्स्ट 3 किंग्स और बायोग्राफी ऑफ चंद्रगुप्ता वन के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसके ज़रिए मेरे वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको गुप्ता एम्पायर को समझने में कोई दुश्वारी ना हो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ गुप्ता एम्पायर के जिस पॉइंट को लेकर डिस्कस करने वाली हूँ वो है समुद्रगुप्ता। आज हम लोग समुद्रगुप्ता की बायोग्राफी, इनके एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि गुप्ता एम्पायर समुद्रगुप्ता के वक्त पर कितना फैला हुआ था, इसमें कौन कौन से स्टेट शामिल थे। वीवर्स, ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, लिहाजा इसे इन तक ज़रूर देखिए। चंद्रगुप्ता वन ने अपने तख्त के वारिस के लिए अपनी ज़िंदगी में ही समुद्रगुप्ता को चुन लिया था। लिहाजा जब चंद्रगुप्ता वन इस दुनिया से चल बसे तो समुद्रगुप्ता 338 AD में मगध के किंग बने। समुद्रगुप्ता गुप्ता डायनेस्टी के सिर्फ ग्रेटेस्ट किंग नहीं थे, बल्कि इनका शुमार इंडियन हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट किंग में किया जाता है। इनकी पर्सनालिटी और इनकी रूलिंग पीरियड के बारे में हमें इलाहाबाद प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। इलाहाबाद प्रशस्ति को इनके कोर्ट पोएट हरि सिन्हा ने बनाया था। इसके अलावा इनकी रीजन के बारे में हमें इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स और चाइनीस अकाउंट से भी जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्ता ने तख्त पर बैठते ही अपने वक्त ज़ाया किए बगैर कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत कर दी। इन्होंने इंटेंसिव कॉन्क्वेस्ट आर्यभट्टा और डेक्कन में किया। इन्होंने आर्यभट्टा और डेक्कन के बहुत सारे इलाके को बहुत ही कम वक्त में अपने एम्पायर में शामिल कर लिया। समुद्रगुप्ता के कॉन्क्वेस्ट को लेकर मुख्तलिफ हिस्टोरियन में मुख्तलिफ राय रही है। डॉक्टर S.C. रॉय चौधरी कहते हैं कि समुद्रगुप्ता खुद को इकरात कहलाना चाहते थे। इकरात का मतलब होता है एक ऐसा बादशाह जिसकी हुकूमत सिर्फ हिंदुस्तान में हो, इसके अलावा हिंदुस्तान में और किसी बादशाह की हुकूमत ना हो। लिहाजा समुद्रगुप्ता ने अपनी हुकूमत कायम करने के लिए दूसरे स्टेट को कब्जे में किया ताकि वो इकरात बन सके। मगर डॉक्टर रोमिला थापर ने एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। वो कहते हैं कि समुद्रगुप्ता अपने ब्रह्मलिका रिलीजन और इम्पीरियलिज्म को फैलाने के खातिर कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी को अपनाई थी, जबकि डॉक्टर गोयल समुद्रगुप्ता के कॉन्क्वेस्ट पॉलिसी को वेल्थ से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि डेक्कन में बहुत सारा वेल्थ था, लिहाजा समुद्रगुप्ता ने इनके वेल्थ पर कब्जा करने के खातिर कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी को अपनाई और उन पर अटैक किया। समुद्रगुप्ता ने सबसे पहले आर्यभट्टा पर अटैक किया और इसके डिफरेंट स्टेट को अपने एम्पायर में शामिल किया। इलाहाबाद प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्ता ने आर्यभट्टा के स्टेट को अपने एम्पायर में शामिल करने के खातिर 9 किंग को डिफीट किया था। इन्होंने 9 किंग को डिफीट करके आर्यभट्टा को अपने कब्जे में ले लिया और अब वो आर्यभट्टा के एक इकलौते किंग बन चुके थे। अब इनके अलावा आर्यभट्टा में कोई भी पावरफुल किंग नहीं था। हिस्टोरियंस के लिए ये बात को करेक्ट तौर पर पता करना मुश्किल है कि आर्यभट्टा की कौन कौन से किंगडम समुद्रगुप्ता के अंडर में थी, मगर इन्होंने रफली तौर पर बहुत सारे किंगडम के नाम बताए हैं, जैसे पंजाब, राजपुताना, मालवा, गंगेटिक वैली और दूसरे सेंट्रल इंडिया के स्टेट समुद्रगुप्ता के अंडर में थे। आर्यभट्टा को जीतने के बाद समुद्रगुप्ता ने अताविका राज्य की तरफ मार्च किया और इसे अपने एम्पायर में शामिल करने के खातिर मार्च करनी शुरू कर दी। अताविका राज्य को हम लोग फॉरेस्ट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। अताविका राज्य आज की गाजीपुर से लेकर जबलपुर के इलाके को कहा जाता था। चूँकि समुद्रगुप्ता पूरे इंडिया पर सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत चाहते थे, लिहाजा इन्होंने आर्यभट्टा और अताविका राज्य को जीतने के बाद साउथ की तरफ मार्च करना शुरू किया। वो ईस्ट कोस्ट के सहारे साउथ इंडिया पहुँचे। साउथ इंडिया में अपनी हुकूमत कायम करने की खातिर इन्होंने 12 किंग को डिफीट किया था। 12 किंग को डिफीट करने के बाद इन्होंने साउथ इंडिया में अपनी हुकूमत कायम कर ली, मगर साउथ इंडिया में इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी को अपनाया
जिसकी वजह से तमाम किंग समुद्रगुप्त के दुश्मन बनने के बजाय इनके दोस्त बन गए। इन्होंने साउथ इंडिया के किंग्स को अपने अंडर काम करने की कंडीशन पर इनकी किंगडम वापस कर दी। इस तरह साउथ इंडिया के किंगडम अब समुद्रगुप्त के अंडर काम करने लगे। इनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो चुकी थी, मगर वो इस बात को लेकर बहुत खुश थे क्योंकि इनकी किंगडम इनको वापस मिल चुकी थी। चूँकि समुद्रगुप्त इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि पाटलिपुत्र और डेक्कन में बहुत डिस्टेंस है। अगर पाटलिपुत्र से डेक्कन में हुकूमत की जाए तो ये मुश्किल है, लिहाजा इन्होंने डेक्कन पर अपनी हुकूमत कायम करने के खातिर साउथ इंडिया के किंग्स को उनकी किंगडम वापस कर दी और इस तरह साउथ इंडिया वाले समुद्रगुप्त के दोस्त बन गए। पूरे हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम करने के बाद इन्होंने एक योजना परफॉर्म किया। इस योजना का नाम अश्वमेध योजना था। इसके बाद इन्होंने खुद को एक टाइटल दिया जिसका नाम पराक्रमन का था और साथ ही साथ इस इवेंट की याद में इन्होंने बहुत सारे गोल्ड कॉइन भी इशू किए। इनकी बहादुरी और अचीवमेंट की वजह से डॉक्टर सुमित इन्हें इंडियन नेपोलियन के नाम से डिस्क्राइब करते हैं। बहुत कम वक्त में समुद्रगुप्त ने एक बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी थी। इनकी एम्पायर नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में नर्मदा रिवर तक और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र से लेकर वेस्ट में जमुना और चंबल रिवर तक फैली हुई थी। अगर हम लोग इनकी पर्सनालिटी पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त एक अच्छे वॉरियर ही नहीं थे, बल्कि इनके अंदर और भी बहुत सारी क्वालिटी थी। इन्होंने बहुत सारी पोइट भी लिखी थी जिसकी वजह से इन्हें कविराज का भी टाइटल मिला था। इसके अलावा इन्हें म्यूज़िक से भी काफ़ी प्यार थी। इसके बारे में हमें इनके ज़रिए पब्लिश किए हुए कॉइन से पता चलता है। बहुत सारे कॉइन्स में समुद्रगुप्त की इमेज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ दिखी गई है। इनकी तमाम खासियत की वजह से हिस्टोरियन इन्हें मल्टी पर्सनैलिटी किंग के नाम से भी डिस्क्राइब करते हैं। व्यूअर्स, आज का मैं अपना टॉपिक यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं आपको अपने अगले टॉपिक में चंद्रगुप्त II के बारे में जानकारी दूंगी और साथ ही साथ गुप्ता एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और इनके कल्चर के बारे में डिस्कस करूंगी। इसके अलावा चंद्रगुप्त II के टाइम में जो चाइनीज़ ट्रैवलर हमारे इंडिया आए थे, इनके बारे में भी डिस्कस करूंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करना। आपकी एक लाइक से मेरी मोटिवेशन में काफ़ी इजाफा होता है। और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। इसके अलावा इस टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखिए, मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।